हाँ, तो हम लोग अभी टैबलेट कंप्रेशन के बारे में थोड़ा बात करते हैं। टैबलेट कंप्रेशन के ज़्यादा कुछ अपने को ऊपर-ऊपर से पढ़ना है, वैसे ज़्यादा कुछ इसको डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है वैसे। बिकॉज़ वो रीड करके भी आ जाता है यार, अपन ने पहले से ही ये फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में लास्ट टाइम किया था, लास्ट ईयर में, और इसके ऊपर मैंने अच्छा खासा वीडियो बना के रखा है। सो आई डोंट थिंक ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत है। सो वी हैव टैबलेटिंग प्रोसीजर के अपने पास 3 स्टेप्स होते हैं, विच इज़ फिलिंग, कंप्रेशन, इंजेक्शन। ओके, सो वी हैव अच्छे खासी चीज़ें हैं यहाँ पर, फिलिंग, कंप्रेशन, इंजेक्शन। दीज आर योर 3 स्टेप्स। ओके, देन अब अपने मालूम होना चाहिए हॉपर क्या है। हॉपर इज नथिंग बट फॉर होल्डिंग एंड फीडिंग ग्रैनुलेशन टू बी कंप्रेस्ड। देन डाइज डिफाइन द साइज एंड शेप ऑफ द टैबलेट। ऑफ कोर्स जितना छोटा आपका डाइज रहेगा उसी हिसाब से काम होगा। पंचेस फैसिलिटेट द कंप्रेशन ऑफ ग्रैन्यूल्स विद द डाइज एंड कैम ट्रैक्स आर फॉर गाइडिंग द मूवमेंट ऑफ द पंचेस। ठीक है। देन टैबलेट कंप्रेशन, डाई फिलिंग होनी चाहिए पहले। दिस इज नॉर्मली अकम्प्लिश्ड बाय ग्रेविटेशनल फ्लो पाउडर फ्रॉम द हॉपर टू द डाई कैविटी बाय द डाई टेबल। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से हो रहा है, अपने आप आ रहा है नीचे वो। And then tablet compression dapper punch descends an entire ऐसे enters a die and the powder is compressed until, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। तो फर्स्ट इज द स्टेज 1। ठीक है, अभी देखो हॉपर से नीचे गिरना इज़ नॉट अ स्टेज, सॉरी नॉट अ स्टेज एज इन मतलब नॉट कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है यार, ग्रेविटेशन फोर्स के नीचे गिर रहे हैं, अपने कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मेन यहाँ पर ये है कि अपना टैबलेट कंप्रेशन, तो उसका स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5 है। सो टॉप पंच इज विथड्रॉन फ्रॉम द डाई बाय द अपर कैम, लोअर पंच इज लोअर्ड इन द डाई सो पाउडर फॉल्स इन थ्रू द होल एंड फिल्स द डाई। सो क्या हो रहा है, टॉप पंच इज विथड्रॉन फ्रॉम द डाई बाय द अपर कैम। तो इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिक वे में समझते हैं। पहला बोलता है वो टॉप पंच जो है, पहले क्या हो रहा था ना कि अगर आप मेरा यहाँ पर पॉइंटर दे सकते हो, 1 सेकेंड, इफ़ यू ऑल कैन सी द पॉइंटर। देखो ये जो अपर है और ये जो अबे यार, तो अभी कैसे है बेसिकली, इसमें अपना कंप्रेशन साइकिल है। फर्स्ट स्टेज जो है, अब मैं तुम लोगों को पॉइंटर से दिखा नहीं सकता बिकॉज क्या हो रहा है कि जब भी मैं दबाता हूँ तो वो मेरे को किसी और साइड पे लेके जा रहा है, सो आई कैन नॉट डू दैट। सो बेसिकली आपको याद रखना पड़ेगा टॉप पंच, जैसे आप देख सकते हो वहाँ पर एरो से दिखाया हुआ टॉप पंच एंड देन बॉटम पंच। तो टॉप पंच और बॉटम पंच साइकिल के पहले, साइकिल चालू होने से पहले दोनों एक दूसरे से एकदम जुड़े हुए थे। दे वर बेसिकली इन क्लोज कॉन्टैक्ट। जैसे ही आपका स्टेज 1 चालू हुआ, क्या होगा, बॉटम पंच अपना नीचे के नीचे रहेगा बट टॉप पंच विल बी विड्रॉन। ओके, टॉप पंच विल बी विड्रॉन एंड व्हाट विल हैपन इन द स्टेज 2। स्टेज 2 में ऐसा हो रहा है कि लोअर पंच मूव्स अप टू एडजस्ट द पाउडर वेट, इट रेजेस एंड एक्सपेल सम पाउडर। तो जो कंप्रेशन के पहले बेसिकली और सॉरी कंप्रेशन के बाद में जो पाउडर रह गया होगा आपका, इजेक्ट नहीं हुआ होगा, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा निकालना या फिर एडजस्ट करना। ठीक है, बिकॉज डाई कैविटी जो है ना, अब नीचे वो, हाँ लोअर पंच जो रहेगा ना थोड़ा सा ऊपर मूव होने ही वाला है। क्यों मूव होगा, ये जो पाउडर आपका बीच में ऐड हुआ है, ठीक है ना, कंप्रेशन के लिए, डाई कैविटीज़ में तो ऑफकोर्स आया होगा ना, थोड़ा सा हॉपर में से तो डाई कैविटी में आया ही होगा। तो सीधी सी बात है कि वो जो पाउडर होगा उसका भी तो अपने को साइज़ रेगुलेट करना ही है। तो वो जो लोअर पंच है ना, that will just move up a bit so that the dicavity or we can say the powder has a perfect size. ओके, जैसे ये चीज़ हो गई, जैसे अपन ने देख लिया कि मतलब जैसे मशीन ने समझ लिया कि भाई लोअर पंच ने पूरी तरह से वो साइज़ को रेगुलेट कर दिया है, देन अपर पंच इज ड्रिवन इनटू द डाई बाय अपर कैम। अच्छा, आप बोलो ना अपर कैम लोअर कैम, ये है अपर कैम आपका, सी दिस। सो दिस इज, देखो बोलते कैम, कैम ये कोई मशीन नहीं है, ये बेसिकली एक ग्रूव है। ठीक है, ये अगर सीधा सीधा ग्रूव है तो मतलब किधर भी आपका पंच जाएगा नहीं। पंच बेसिकली कैसा है ना, वो जो पंचेस आपको दिख रही है, सिलेंडर्स आपको दिख रहे हैं, सिलेंडर्स, ये सिलेंडर्स क्या किया हुआ है, सिलेंडर्स उसके अंदर फंसे हुए हैं, उनको अटकाया हुआ है इन ग्रूव्स के अंदर। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये वाइट वाइट जो है उसके अंदर बेसिकली वो पंचेस को फंसाया हुआ है। तो जैसे जैसे वो पंचेस मूव होते जाएंगे, अगर ये जो ट्रैक है आपका बेसिकली, ये अगर थोड़ा सा नीचे की तरफ हो गया तो पंचेस भी नीचे की तरफ चले जाएंगे। ठीक है ना, ऐसे ऐसे है वो, तो उसको हमने ट्रैक बोला हुआ है। तो आपका मूवमेंट ऑफ द पंच किसके हिसाब से हो रहा है, ये ट्रैक्स के हिसाब से, ट्रैक्स के हिसाब से हो रहा है। और रोलर्स तो चलो है ही कंप्रेशन के लिए, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, बट मेन इज दिस। ओके, तो आपको इधर से समझा सकता हूँ मैं।
इधर से भी आपको समझाने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप पहले से देख सकते हो कि लोअर पंच जो है और अपर पंच जो है बेसिकली पहले कांटेक्ट में थे। देन देखो फिर अच्छा अच्छा जो है बेसिकली स्लोली स्लोली बेसिकली क्या होने लग गया, स्लोली स्लोली आपका जो लोअर पंच है वो भी थोड़ा नीचे जाने की कोशिश की। ठीक है, लोअर पंच ने भी थोड़ा सा नीचे जाने की कोशिश की ताकि थोड़ा सा पाउडर तो फिल हो। बराबर है, पाउडर ही फिल नहीं होगा तो कैसे काम होगा, बिकॉज वो पूरा ऊपर तक है लोअर पंच हमारा। सो पहले पाउडर फिल होगा, करेक्ट है, थोड़ा थोड़ा पाउडर फिल होते गए, पाउडर फिल होते गए, पाउडर फिल होते गए, बराबर। अच्छा, देन फिर बीच में एक स्क्रैपर भी है, जितना भी एक्सेस पाउडर मटेरियल होगा वो निकल जाएगा उसमें से। अच्छा, देन नेक्स्ट हमारा ये चीज़ होगी, नेक्स्ट हमारी ये चीज़ होगी बेसिकली कि आपका जो अपर ट्रैक है, अभी अपर पंच है वो नीचे आने की कोशिश करेगा, सो दैट विल बेसिकली कम डाउन नाउ एंड इट विल स्टार्ट कंप्रेसिंग द पाउडर मटेरियल। ठीक है, फिर जैसे जैसे ये कंप्रेशन पूरा हो गया, कंप्रेशन मेन कंप्रेशन रोलर के हिसाब से और मेन कंप्रेशन रोल जितना भी अपना कंप्रेशन होना था उसके हिसाब से हो गया है। उसके बाद में जो है आपके लोअर पंच तो कुछ नहीं करेगा, बट मेन होगा आपके अपर पंच का। तो अभी अपर पंच आपका उठना चालू हो जाएगा। सो अपर कैम ट्रैक जो है बेसिकली उसको गाइड करेगा पंच को कि आप ऊपर उठ जाओ अभी, बिकॉज आपके टैबलेट का निकलने का टाइम हो चुका है। सो जैसे जैसे अपर पंच उठा वैसे वैसे थोड़ा सा आपका लोअर पंच भी उठ जाएगा, एंड एज एन व्हेन द लोअर पंच बेसिकली कम्स अबव आपका पूरा टैबलेट निकल जाएगा, टैबलेट इज इजेक्टेड। सिंपल सी बात है। सबसे पहला प्रोसेस उसने क्या किया है, ठीक है, सबसे पहला प्रोसेस इसको आप ऊपर वाले जो थ्योरी लिखी हुई है उसको आप मत देखो। देखो सबसे पहले प्रोसेस में क्या किया हुआ है, डाई आपका आपको जो लोअर पंच है, देखो ये लोअर पंच है, बराबर है, और ये आपका अपर पंच है, जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ अपने काउंटर के हिसाब से। और ये जो आपको दिख रहा है ये लाइन जो मैं बना रहा हूँ आपको, फिर ये नीचे गया, फिर ये ऊपर गया, तो ये जो है आपका दैट इज़ योर कैम ट्रैक, जिसके अंदर आपके पंचेस फंसे हुए हैं। तो जैसे जैसे आपका कैम ट्रैक की रूट, जैसे जैसे कैम ट्रैक आपका रूट तय करेगा वैसे वैसा आपका जो पंच है वो भी रूट उसी तरह से तय करेगा, करेक्ट है। अच्छा, तो सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि अपर पंच थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है आपके लोअर पंच से, और लोअर पंच जो है बेसिकली पूरा डाई कैविटी कवर करके बैठा हुआ है। ठीक है, आपका ये ऑरेंज जो आपको दिख रहा है दैट इज़ योर पाउडर मटेरियल। एज एंड व्हेन दैट पाउडर मटेरियल कम्स, देखो कैसे आ रहा है पाउडर मटेरियल, देखो आपका जो लोअर पंच है बेसिकली वो भी नीचे नीचे जा रहा है कैम ट्रैक के हिसाब से। तो जैसे उस नीचे गया, पाउडर फिलिंग है स्टार्टेड, पाउडर फिलिंग है स्टार्टेड, जैसे जैसे पाउडर फिलिंग है स्टार्टेड, पाउडर एक्सेस भी फिल हो सकता है, उस एक्सेस पाउडर को निकालने के लिए अपने स्टेपर यूज़ किया, उसके बाद में आपका अपर पंच भी नीचे आना चालू हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ योर अपर कैम ट्रैक। कंप्रेशन हुआ मेन रोल कंप्रेशन के हिसाब से, एंड प्री कंप्रेशन रोल के हिसाब से आपका पूरा कंप्रेशन हो गया, जो आपके रोलर घूम रहे हैं उनके फोर्स की वजह से आपका कंप्रेशन हो गया। और फिर आपका अपर पंच वापस 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 वो विड्रॉ हो जाएगा, अपर पंच आपका जो है वापस विड्रॉ हो जाएगा, इट विल अगेन बी लिफ्टेड अप विद द हेल्प ऑफ योर अपर लिफ्टिंग कैम, एंड योर लोअर पंच विल तो फिर कैसे हो जाएगा बेसिकली आपका लोअर पंच भी नीचे अभी लोअर पंच भी आपका ऊपर उठ रहा है ताकि आपका जो टैबलेट अंदर है जो कंप्रेस हो चुका है वो इजेक्ट हो जाए। ठीक है, वो हो गया। तो आपने इधर से पूरी आपकी कंप्रेशन प्रोसेस ही कंप्लीट कर ली। ठीक है, अभी अपन जाएंगे डायरेक्टली फिजिक्स ऑफ टैबलेट कंप्रेशन के अंदर। अभी फिजिक्स ऑफ टैबलेट कंप्रेशन में क्या होता है कि द कंप्लीट टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग अकर्स, तो अपने पूरा साइकिल तो पता ही है वैसे भी, अपने को फिजिक्स बेसिक मालूम होनी चाहिए, एक डाई फिलिंग कैसे हो रही है, अरेंजमेंट कैसे हो रहा है पार्टिकल्स का, दैट शुड बी नोन, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इनिशियली एज अ वॉल्यूम इज रिड्यूस द पार्टिकल्स रीअरेंज इनटू अ क्लोजर पैकिंग स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये है कि जब भी आपका जो टैबलेट कंप्रेस हो रहा होता है, ठीक है, आपको पता है कि अपर कैम्प एंड अपर पंच एंड लोअर पंच जो आपके पास है वो आपको आपके टैबलेट को कंप्रेस करने वाले हैं, आपके पाउडर को कंप्रेस करने वाले हैं। तो जब ये पाउडर कंप्रेस हो रहा होता है तब क्या होता है उस चीज़ की हम बात कर रहे हैं। जैसे जैसे वो वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा होता है, जैसे जैसे वो पाउडर बेसिकली कंप्रेस हो रहा होता है, वो पाउडर का मटेरियल जो है, तो जैसे जैसे कंप्रेस होगा तो उसकी वॉल्यूम भी घटेगी। तो उस वॉल्यूम घटने के बाद क्या होगा, जो पार्टिकल्स थे ना वो अपने आप को रीअरेंज करेंगे इनटू क्लोजर पैकिंग स्ट्रक्चर। मतलब now particles are going to come together and they're going to form a close pack structure. At a certain point, the packing characteristics of the particles and interparticular friction between particles will prevent any further particle rearrangement. अब एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब जितने भी पार्टिकल्स अपने पास पास आ चुके हैं
वो एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे के बीच में फ्रिक्शन जो है जनरेट होगा। जैसे कि अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक रूम के अंदर बहुत सारे छोटे से छोटे बॉल्स भर दिए, ठीक है, और रूम छोड़ो, आपने एक ड्रम लिया, ड्रम के अंदर आपने बहुत सारे छोटे छोटे बॉल्स भर दिए, ठीक है, और उन छोटे छोटे बॉल्स के बाद में क्या हो गया कि आप उसको कंप्रेस, आप उसको ऊपर से लिड जो है आपके ड्रम का वो आप अप्लाई करते जा रहे हो, आप प्रेशर अप्लाई करते जा रहे हो, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे जो बॉल्स होंगे ना एक तरफ से, मतलब ना एक साथ ऐसे अरेंज हो जाएंगे बेसिकली कि वो क्लोज एकदम हो जाएंगे, और उसके ऊपर अगर आपने और भी लगाया तो जो आपका बॉल्स है ना, वो बॉल्स एक दूसरे से स्लाइड हो जाएंगे, फिसल जाएगा वो बॉल एक दूसरे की तरफ से, और फिर वो अगर आपके जो ड्रम का जो साइड का पार्ट है बेसिकली अगर खुला होगा तो ड्रम के साइड के पार्ट से ही निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा इमेजिनिंग करने की कोशिश करो कि आपने एक बेसिकली ऐसे सोच लो कि आपने एक डब्बा रखा है, डब्बा के अंदर आपने ऐसे इमेजिन करो डब्बा आपका है ठीक है, वो जो डब्बा है उसके अंदर बहुत सारे अपने बॉल्स फिल करके रख दी हैं, आपने प्रेशर लगाया, आपने प्रेशर लगाया ऊपर से, बॉल्स एकदम क्लोज आए अपने एक दूसरे से बहुत सारे क्लोज आ गए वो बॉल्स, और फिर उसके बाद में क्या होगा कि एक बार क्लोज आने के बाद में एक ऐसा टाइम आएगा जब बॉल स्लाइड कर जाएंगे एक दूसरे से, फिसल जाएगा एक दूसरे के ऊपर से, फिसल जाएगा, दैट विल बी लाइक फ्रिक्शन विल बी जनरेटेड बिटवीन दीज थिंग्स, दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अभी देखो यहाँ पर वही मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि दिस विल प्रिवेंट एनी फर्दर पार्टिकल रीअरेंजमेंट, ये फ्रिक्शन जो अगर होगा तो पार्टिकल्स फिर आपने रीअरेंज नहीं होने वाले, बराबर। At this point, the further reduction in compact volume results in the elastic, viscoelastic and plastic deformation of the particles. तो ये जब फ्रिक्शन वाला प्रोसेस जो भी है, फिसलने वाला जो प्रोसेस है बेसिकली हो जाएगा जब पार्टिकल ने एक दूसरे को अपने आप को बेसिकली जो है एकदम साइड में आ चुके हैं, ठीक है। या फिर आप एक काम करो, इसको आप ऐसे सोचो, ठीक है, फ्रिक्शन जो मेरे को बताया ना, जो आपको मैंने बताया ना फ्रिक्शन के बारे में अभी तक का, अब आप पूरा इसको वापस अपन समझते हैं इसको अच्छे से। अपने पास अपन ने क्या किया है, बहुत सारे, पहले तो आप समझ लो फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है। फ्रिक्शन का मतलब ये होता है कि अ, दो सरफेस के बीच में एक फोर्स जनरेट होना, ठीक है, जिसकी वजह से वो दो सरफेसेस एक दूसरे से थोड़े बहुत जुड़ जाते हैं, थोड़ा बहुत बॉन्डिंग हो जाती है उन दो सरफेसेस के बीच के अंदर, और उसके वजह से जो फोर्स जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। गाड़ी जा रही है, गाड़ी का टायर घूम रहा है, एंड इट इज़ बेसिकली कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन जनरेट होगा। कैसे? क्योंकि रबर और रोड एक दूसरे से एक बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, एक दूसरे से एक फिजिकल अट्रैक्शन हो रही है दोनों के बीच में, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई फ्रिक्शन हैज़ बीन जनरेटेड। इतना समझ गया कि अगर मेरा जो रास्ता है अगर वो बहुत ज़्यादा प्लास्टिक जैसा है, अगर रास्ता जो है मेरा वो एकदम फ्रिक्शनलेस सरफेस है, मतलब एकदम स्मूथ है, ठीक है, तो रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन का जनरेट होगा ही नहीं अगर आपका रास्ता जो है वो स्मूथ है, अगर आपका जो रोड है वो स्मूथ है। पर अगर आपका जो रोड है वो कुबर खाबर है तो फ्रिक्शन जनरेट होने के चांसेस वहाँ पर हो सकते हैं, बिकॉज देन द बॉन्ड्स बी फॉर्म बिटवीन द रबर टायर एंड द रोड। तो इसी केस में आप इसको भी ऐसे ही कुछ याद रखो कि जब पार्टिकल्स को हमने कंप्रेस करने की कोशिश की, पार्टिकल्स एक दूसरे की तरफ आ गए, बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए, क्लोज आने की वजह से उनके बीच में एक फिजिकल अट्रैक्शन हुआ, एक फिजिकल बॉन्डिंग हुई। उसके बाद में आप इस फिजिकल बॉन्डिंग के बाद में जनरेट हुआ फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हुआ, और इसके बाद में अगर आपने और ज़्यादा फोर्स लगाया तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो अभी क्लोज तो आ चुके हैं, क्लोज तो और ज़्यादा आ नहीं सकते, बराबर है बराबर है। तो इसके बाद में क्या होगा, ये जो फोर्स होगा ये अपने ऊपर लेना चालू करेंगे। इंस्टेड ऑफ अरेंजमेंट दिस पार्टिकल्स विल नाउ स्टार्ट डीफॉर्मिंग। ये पार्टिकल्स आपको गोल गोल दिख रहा है, अगर आपको मैं दिखा रहा हूँ अपना पॉइंटर से, पहले पहले गोल गोल पार्टिकल्स थे, बट जब ये साथ साथ में आ गए तो अभी कंप्रेस होना चालू हो गया और कंप्रेस होना चालू हो गया, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे बिकेम इलास्टिक, विस्कोइलास्टिक एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ द पार्टिकल्स। तो दिस gave rise to three types of deformations: elastic, viscoelastic and plastic. इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज रिवर्सिबल, कि भाई जैसे मैंने कंप्रेशन का जो फोर्स है निकाल दिया, वापस वो अपने सेम साइज में आ जाएगा। मेरा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज रिवर्सिबल,
ठीक है। इन एडिशन प्लास्टिक फ्रैगमेंटेशन और ब्रेकेज रिजल्ट्स इन स्मॉलर पार्टिकल्स विच कॉजेज फर्दर डिक्रीज इन कॉम्पैक्ट वैल्यू। तो अभी तो चलो ठीक है, अगर आपके पार्टिकल्स थोड़े से बोल सकते हैं ना, अगर आपके पार्टिकल्स थोड़े से ताकतवर थे तो वो क्या है, झेल देते थोड़ा सा, और फिर वो थ्री डिफॉर्मेशंस हो जाते हैं उनके अंदर, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाता है, इलास्टिक, विस्कोइलास्टिक। बट ऐसे भी पार्टिकल्स हो जाते हैं, ऐसे भी पार्टिकल्स होते हैं जिनके पास इतनी पावर नहीं होती वो कंप्रेशन को झेलने की, और वो टूट जाते हैं, दे बेसिकली फ्रैगमेंट। एंड इसकी वजह से क्या हो जाता है, और भी पार्टिकल जो और भी वॉल्यूम है बेसिकली वो भी और भी रिड्यूस हो जाता है। ठीक है। सो एज अ कॉन्सिक्वेंस the volume is further reduced. The smaller particles formed by fragmentation can undergo deformation as well. As a consequence of these processes, particle surfaces are brought into close proximity into each other, which can lead to formation of interparticulate bonds. तो अब कितने ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं वो, बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं। पहले तो थोड़ा फ्रिक्शन फोर्स है, चलो ठीक है, समझ में आता है, बट अभी अच्छे खासे बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं। एंड दीज बॉन्ड्स में लेटर ब्रेक विच फैसिलिटेट्स फॉर द कंप्रेशन। तो ये बॉन्ड्स का बनना, ठीक है, इनका टूटना विल डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ द टैबलेट, दैट्स इट। इसलिए हम तो पहले बोल रहे थे, पहले अपन वापस प्री कंप्रेशन कर रहे थे, वापस अपन पोस्ट कंप्रेशन कर रहे थे, बराबर, अपन दो दो तीन तीन बार कंप्रेशन कर रहे थे, एज वी हैव सीन इन स्लगिंग प्रोसेस एंड एज वी हैव सीन इन दी अर्लियर प्रोसेस एज वेल। हम लोग दो दो बार कंप्रेशन कर रहे थे, बराबर, रोलर कंपैक्शन के अंदर। तो वो हम लोग इसलिए करें ताकि ये इंटर पार्टिकुलर बॉन्ड्स फॉर्म हो और फिर ब्रेक भी हो जाए फॉर द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर पे, ठीक है, वापस फॉर्म हो, वापस ब्रेक हो जाए। तो उससे क्या हो जाएगा ना, उनके बीच की जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ होगी वो बहुत बढ़ जाएगी। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू स्टडी। अच्छा, नाउ ड्यूरिंग टैबलेट फॉर्मेशन अच्छा, ये तो अपन ने बॉन्ड्स फॉर्म कर दिए। अपन ने पहले क्या बोला कि ऐसे इमेजिन कर लो कि हमारे पास एक डब्बा है, डब्बे के अंदर अपन ने बहुत सारे बॉल्स रखे हुए हैं, बॉल्स के ऊपर आपने बहुत सारा प्रेशर अप्लाई करने की कोशिश की, बॉल्स एक दूसरे के बाद बहुत क्लोज आ गए। तो उसके बाद में क्या हो गया कि क्योंकि वो एक दूसरे के क्लोज आ गए हैं, उनके बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हुआ। एज आई सेड कि कोई भी चीज़ अगर एक बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाती है तो उनके बीच में एक बॉन्ड जनरेट हो जाता है, थोड़ा सा फिजिकल अट्रैक्शन जनरेट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। और उसके बाद में फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगी। उसके बाद में सेकंड प्रोसेस क्या होगा आपका, व्हाट इज द सेकंड प्रोसेस, फ्रिक्शन जनरेट होने के बाद में और कंप्रेशन अगर अप्लाई करोगे तो फिर डिफॉर्मेशन होगा। कौन सा टाइप का डिफॉर्मेशन होगा, प्लास्टिक, इलास्टिक, विस्कोइलास्टिक, बराबर है। अच्छा, कुछ कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो डिफॉर्मेशन इतना गंदी तरह से हो जाते हैं, टूट ही जाते हैं वो, बराबर है। और जैसे टूट गए तो और वॉल्यूम कम हो जाएगा। अगर कोई भी आपका बॉल जो आपने कंटेनर के अंदर रखा है जिसके ऊपर आप प्रेशर लगा रहे हो, अगर वो फट गया तो ऑफकोर्स तो सीधी सी बात है कि और वहाँ पर जगह जनरेट हो जाएगी, बराबर है कि नहीं बराबर, दूसरे बॉल्स को फिल होने के लिए। तो सीधी सी बात है, वही हो रहा है। अभी बॉल्स डिफॉर्म हो गए, वो सब हुआ, ठीक है, अभी बॉल्स बहुत एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं, तो उनके इसमें अभी अच्छे खासे बॉन्ड्स, ऐसे नहीं कि फालतू के बॉन्ड्स नहीं, अच्छे खासे बॉन्ड्स अब जनरेट हो गए उनके बीच में। वो बॉन्ड्स कौन से टाइप के होंगे वो देखो। मैकेनिकल इंटरलॉकिंग बिटवीन इरेगुलरली शेप पार्टिकल्स, ऐसा हो सकता है कि आपका एक पार्टिकल ट्रायंगुलर था, एक पार्टिकल आपका फोर्स अप्लाई करने का जैसे एक रेक्टेंगल हो गया, तो रेक्टेंगल जो है वो ट्रायंगल के साथ फंस गया, ऐसे वैसे अपन बोलते हैं ना मैकेनिकल इंटरलॉकिंग जैसे हम बोलते हैं ना, वैसा हो गया। इन इंटर पार्टिकुलर, ठीक है, फिर एक होगा इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शन फोर्स और एक होगा सॉलिड ब्रिज फॉर्मेशन। इंटर पार्टिकुलर फॉर्मेशन अट्रैक्शन फोर्स कैसे फॉर्म होगा आपका, इंटर पार्टिकुलर फोर्सेज जो है वैन डर वाल्स फोर्सेज आपके हो सकते हैं, बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है दोनों पार्टिकल्स के बीच में। और सॉलिड ब्रिजेस क्या हो सकते हैं, ज़्यादा प्रेशर की वजह से पार्टिकल मेल्ट हो गया तो सॉलिड लम्प फॉर्म हो गया, उसको हम बोलते हैं सॉलिड ब्रिज। ओके, तो इधर अपन ने फिजिक्स भी कंप्लीट कर ली है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे टाइप्स ऑफ टैबलेट कंप्रेशन। एक सिंगल पंच प्रेस होता है, एक रोटरी प्रेस होता है, और उसके बाद में और भी बहुत सारी चीज़ें हमको कवर करनी है, वो हम कवर करेंगे, ठीक है।